नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर, उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाए तैयार, बिल्कुल नए अंदाज में। गौतम बुद्ध नगर जिले में आग से हाहाकार मच गया। सेक्टर 59 स्थित जुबिलेंट लाइफ साइंस में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने से आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई। करीब 1 दर्जन फायर टेंडर्स को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ पर दवा बनाने का रिसर्च सेंटर है। कई तरह के केमिकल भी यहाँ पर थे। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। आग के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। सर आग लगी हुई है इसमें तकरीबन 5:30 बजे से। किस चीज़ की कंपनी है? दवाई की कंपनी है सर। आप लोगों ने लोगों को भागते हुए देखा था बचते हुए? जी, हम तो पीछे वाली कंपनी में देखे, वहाँ से देख रहे थे ऊपर से। 5:30 बजे इसमें आग लगी हुई है। काफ़ी नहीं नुकसान तो कोई नहीं हुआ। वैसे कंपनी का ही नुकसान है, वर्कर कोई अंदर नहीं था इसमें। आग की दूसरी तस्वीर दादरी तहसील की पुरानी बिल्डिंग की है, जहां आग से सरकारी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आग करीब शाम 5:30 बजे लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। स्थानीय लोग आग लगने के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं कर रहे। दोनों जगह पर जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है। कौशाम्बी जिले में जीटी रोड पर आज अजब नजारा देखने को मिला। लोगों के बीच मछली लूटने की ऐसी होड़ मची कि देखने वाले देखते ही रह गए। बताया जा रहा है कि प्रयागराज से मछलियों को लेकर ट्रक कानपुर जा रहा था। कौशाम्बी के अजुआ के पास ट्रक पलट गया, जिससे बड़ी संख्या में मछलियां सड़क पर गिर गई। सड़क पर गिरी मछलियों को उठाने के लिए लोगों में लूट मच गई। थोड़ी देर के लिए सड़क ही जाम हो गई। वहाँ मौजूद हर कोई सब कुछ छोड़कर मछली लूटने में जुट गया। कोई गमछे में, कोई झोले में, कोई पॉलिथीन में, जिसको जो मिला उसी में मुफ्त की मछलियां भर रहा था। पहले से आसपास रहने वाले लोग ही मछलियों को लूट रहे थे। बाद में वहां से जो भी गुजरता चला गया, नजारा देखकर अपने अपने वाहन छोड़कर मछली लूट का भागीदार बन गया। जीटी रोड पर मछली लूटने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। जालौन में एक मनचले को लड़की के साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। 20 सड़क लड़की ने मनचले को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो तो जिंदगी भर याद रखेगा ही, और ऐसी हरकत करने वाले दूसरों को भी सबक मिलेगा। पलक झपकते ही लड़की ने मनचलों पर चप्पलों की बरसात कर दी। कदौरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। छेड़छाड़ के आरोपी पर लड़की ने एक के बाद एक लगातार 55 बार चप्पल से वार किया। मनचले की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है लड़का पिछले काफी समय से लड़की को परेशान कर रहा था और आए दिन छेड़छाड़ और फप्तियों से परेशान होकर लड़की ने आज 20 सड़क मनचले को सबक सिखा दिया। सोनभद्र में लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 2 दिन पहले प्रीतनगर इलाके में 21 साल की युवती की सिर कटी लाश झाड़ियों से मिली थी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने खोजबीन शुरू की और सिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर युवती का धड़ भी मिला। इसकी पहचान प्रीतनगर निवासी प्रिया के तौर पर की गई। पूरे मामले में लव जिहाद की आशंका व्यक्त की गई है। इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़क पर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। जाम के चलते वाराणसी शक्तिनगर सड़क जाम हो गई और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल सोनभद्र में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। कौशाम्बी में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो मंझनपुर कोतवाली चौराहे का बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोग आपस में भिड़ गए और जमकर लात घुसे चले। उस वक्त तो लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया, लेकिन दोनों युवक एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने लगे। बताया जा रहा है कि दुकान के सामने खड़ी बाइक से दूसरे बाइक सवार टकरा गया, जिससे खड़ी बाइक गिर गई और कुछ सामान भी टूट गया। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो मारपीट में तब्दील हो गई। पूरी घटना कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई, लेकिन पुलिस बेखबर बनी रही। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच कराकर कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस भले ही घटना से अनजान हो, लेकिन मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद ड्रग्स कनेक्शन में एक के बाद एक कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा नाम है बॉलीवुड की इस वक्त की सबसे बड़ी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर, सिमोन खंबाटा समेत 7 लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा है।
दीपिका पादुकोण के चैट का खुलासा हुआ था, जिसमें दीपिका पर आरोप लगे थे कि ड्रग्स मांग रही थी। क्वान कंपनी में काम करने वाली करिश्मा से वो बात कर रही थी। बताया जा रहा है कि दीपिका अभी गोवा में है। 25 सितंबर को दीपिका से पूछताछ होगी। करिश्मा को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिन्होंने बीमारी का बहाना बनाया, जिसके बाद करिश्मा को सम्मन भेजा गया। रघुलप्रीत और सिमोन खंबाटा को एनसीबी ने गुरुवार को बुलाया है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को 26 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि इन स्टार्स के खिलाफ सबूत जुटाने से पहले कई ड्रग्स पेडलर से पूछताछ की गई है। रिया चक्रवर्ती का बयान भी इस मामले में दर्ज हो चुका है। इसके बाद लगातार सबूत जुटाए जा रहे हैं। कोविड महामारी को लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पंजाब समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि ये सही है कि भारत में संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन आज हम हर रोज 10 लाख से ज्यादा टेस्ट भी कर रहे हैं और ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अब हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही बल देना चाहिए, जिससे कोरोना का प्रसार रोकने में मदद मिलेगी और बाकी जनजीवन और गतिविधियां भी सामान्य तौर पर चलेगी। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर यूपी और मुख्यमंत्री योगी के कार्यों की सराहना की। पीएम ने कहा कि अब हमें एक तरफ जहां कोरोना से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, साथ ही ट्रैकिंग और ट्रेसिंग से जुड़ा नेटवर्क के संबंध में बेहतर ट्रेनिंग भी सुनिश्चित करनी है। बैठक में ये तय किया गया है कि एसडीआरएफ के इस्तेमाल की लिमिट को 35% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। कई राज्यों ने इस बारे में आग्रह किया था। उत्तर प्रदेश में माफिया और बाहुबलियों को अब जमीनों पर कब्जा करने की भारी कीमत चुकानी होगी। सरकार माफिया की अवैध कब्जे वाली संपत्ति गिराने के साथ साथ उसे गिराने में होने वाले खर्च और कब्जे के दौरान का किराया भी वसूलेगी। मुख्यमंत्री ने माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ ऑपरेशन नेस्तनाबूद को और तेज करने के आदेश दिए हैं, जिसके मुताबिक सरकारी जमीनों पर माफिया और अपराधियों के अवैध कब्जे को पूरी तरह ढाया जाएगा। संपत्ति को गिराने में जो खर्च आएगा वो भी उनसे ही वसूला जाएगा और सरकारी जमीन और संपत्तियों पर कब्जे की अवधि का बाजार के भाव से किराया और हर्जाना भी देना होगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने ऑपरेशन नेस्तनाबूद की कार्रवाई तेज कर दी है। माफिया और अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई में अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इनमें प्रयागराज में बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा मऊ और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की, प्रयागराज में विजय मिश्रा के करीबी दिलीप मिश्रा की संपत्तियां भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि मंडियों में उनकी फसलों की उचित कीमत मिलेगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात में मुख्यमंत्री ने कहा कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि किसी भी मंडी में किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर नहीं खरीदी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनकी दूसरी समस्याएं भी सुलझा ली जाएंगी। कि किसान की फसल हाईवे के नाम पे, किसी भी अधिग्रहण के नाम पे उनकी फसलों को बर्बाद नहीं करा जाएगा और उनको टाइम दिया जाएगा और वे किसान अपनी फसल को काट ले। तो ये एक बड़ा आश्वासन है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन ने 25 सितंबर को देश भर में केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया है। कांग्रेस, वाम दल और कुछ अन्य राजनीतिक दल बिल का विरोध कर रहे हैं। विरोधियों की दलील है कि बिल किसान विरोधी है और इससे किसानों को भारी नुकसान होगा। हालांकि विपक्ष के विरोध और हंगामे के बावजूद कृषि से जुड़े ये 2 बिल लोकसभा, राज्यसभा में पास हो चुके हैं। अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएंगे। बिजनौर में पुलिस ने गौकशी में फरार आरोपी कीरतपुर के नगरपालिका चेयरमैन अब्दुल मन्नान और उसके 4 साथियों के घरों पर गैर जमानती वारंट का नोटिस चस्पा कर दिया है। इन सभी पर गौशाला में गौकशी का आरोप है। पिछले दिनों पुलिस ने गौशाला में छापेमारी कर 6 आरोपियों को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार किया था, जबकि अब्दुल मन्नान अपने साथियों के साथ फरार हो गया। पुलिस को मौके से गौकशी में इस्तेमाल होने वाले धारदार हथियार और उपकरण भी मिले थे। गौकशी पकड़ी गई थी चेयरमैन मन्नान के गौशाला में, पशुशाला थी उसकी, उसमें गौकशी के अवशेष और असला वेपन काटने वाला पकड़ा गया था। तो NBW ले लिए हैं, जिनके घर पर चस्पा कर दिए गए। अग्रिम कार्रवाई और जो कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। अब्दुल मन्नान बिजनौर की कीरतपुर नगरपालिका परिषद का चेयरमैन है और समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता भी है। अब्दुल मन्नान को गौकशी का आरोपी बनाए जाने के खिलाफ समाजवादी पार्टी के स्थानीय यूनिट ने पिछले दिनों विरोध भी किया था। पुलिस ने अब्दुल मन्नान की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग इलाकों में छापेमारी की है। दरअसल गौशाला के नाम पर अब्दुल मन्नान अवैध रूप से गौकशी करा रहा था। मुखबिर की जानकारी पर पुलिस ने छापेमारी की थी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।
महोबा में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या पर सियासत जारी है। कबरई में इंद्रकांत त्रिपाठी के परिवार से मिलने आ रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और सभी नेता कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हंगामा किया। महोबा जिले में 8 सितंबर को गोली लगने से घायल कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। गोली लगने से एक दिन पहले 7 सितंबर को इंद्रकांत ने वीडियो जारी कर तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर अवैध वसूली और हत्या करा देने की आशंका जाहिर की थी। समाजवादी पार्टी मामले में डीएम और एसपी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रही है। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या की जांच एसआईटी कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1 हफ्ते में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार को निलंबित कर दिया गया है। बाराबंकी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी गड़बड़ी, अपात्रों को भी बांट दिए गए अरबों रुपए। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, लेकिन अधिकारियों ने इस योजना को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। बाराबंकी की बात करें तो लगभग 2.5 लाख अपात्र लोगों को ये सम्मान निधि दे दी गई। अब जब मामले का खुलासा हुआ तो अपात्रों से धनराशि की वापसी का अभियान शुरू किया गया। वहीं इस खुलासे से विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हमारे किसान भाई हैं जो पात्र नहीं है, फिर भी उनके खातों में पैसा चला गया है। उसके लिए हम लोग उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अपना देख लें। अगर वो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं तो जितने जल्दी हो सके उसका धनराशि जमा कर दें। ऑनलाइन पोर्टल है। अब किसानों ने पैसा लिया है या किसानों के नाम पर अधिकारी पैसा डकार गए हैं, ये भ्रष्टाचार है या लापरवाही, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी रुपया वापस आएगा कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उप निदेशक कृषि कह रहे हैं कि इसमें कुछ अपात्र लोगों को भी पैसा चला गया था, जिसकी रिकवरी के लिए सूचना भेजी गई है। अगर धनराशि वापस जमा नहीं होती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता विभाग में अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में साल 2012 से 17 के बीच हुए भर्ती के घोटालों में दोषियों के खिलाफ मुकदमे जल्द दर्ज होंगे। सहकारिता विभाग में 2013 में राज्य भंडारण निगम में 96 पदों पर भर्तियां हुई थी, जिनमें अनियमितता पाई गई है। शासन की औपचारिक मंजूरी मिलते ही एसआईटी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है। एसआईटी ने जाँच में भर्तियों में हुई अनियमितता का मामला उजागर करते हुए गृह विभाग से मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने की सिफारिश की थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति, और आप मान कर चलें कि 2012 और 2017 के बीच में जितनी भी भर्तियां हुई हैं सबकी जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट में यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के तत्कालीन एमडी ओंकार यादव के अलावा तत्कालीन सचिव सेवा मंडल और वर्तमान प्रबंध निदेशक यूपीसीबी भूपेंद्र कुमार बिश्नोई, वर्तमान एमडी पैक्सफेड धीरेन्द्र सिंह वर्मा के साथ आवास विकास परिषद में तैनात वरुण मिश्रा और निबंधक सहकारिता के कार्यालय के कुछ अधिकारियों का भी नाम है। गौतम बुद्ध नगर जिले के दनकौर में शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई, जब 2 जवान बेटों ने अपने बुजुर्ग पिता को सड़क पर घसीटते हुए पीटा और फिर सड़क पर फेंक कर भाग गए। बुजुर्ग तड़पते रहे, लेकिन काफी देर तक किसी ने उनकी मदद नहीं की। सड़क पर जा रहे लोग बुजुर्ग को बचाने के बजाय घटना का वीडियो बना रहे थे। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस एक्शन में आई और वीडियो के आधार पर दोनों आरोपी फरार बेटों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। बताया जा रहा है कि संपत्ति को लेकर पिता और पुत्रों में अक्सर कहासुनी होती थी और आए दिन बेटे संपत्ति का बंटवारा करने की मांग करते थे। आज भी वही हुआ, जिससे पिता ने नाराजगी जताई और इसके बाद बेटे भड़क गए और बीच सड़क पर अपने पिता को बुरी तरह पीट दिया। मेरठ के निजी स्कूल ऋषभ एकेडमी की महिला शिक्षकों ने स्कूल के संचालक और उसके बेटे की गिरफ्तारी की मांग की है। इनका आरोप है कि स्टाफ टॉयलेट में कैमरा लगाने के मामले में संचालक रंजीत जैन और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उनको धमकी मिल रही है। शिक्षकों का आरोप है कि रंजीत जैन ने उन्हें बदनाम करने की धमकी दी है। महिला शिक्षकों का ये भी आरोप है कि सुबह रंजीत जैन एक टीचर के घर पहुँचा और उसने टीचर को FIR वापस लेने के लिए कहा और FIR वापस न लेने पर महिला शिक्षकों को बदनाम करने की धमकी दी। आपने उन टीचर्स का वेतन बढ़ा दिया और हमारा नहीं बढ़ाया कि हम काम नहीं करते। अगर हम काम नहीं करते तो आपने हमसे पूछा क्यों नहीं कि आप काम नहीं करते? जो भी है, हाँ धमकी दी कि बोला कि बदनाम कर दूंगा और कोर्ट में घसीटूंगा, मेरा कैरेक्टर के लिए मैं लड़ूंगा तो आप भी बदनाम हो जाओगे। आपको बता दें, ऋषभ एकेडमी के लेडी स्टाफ टॉयलेट में कैमरा मिलने के बाद महिला शिक्षकों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। FSL टीम और सदर बाजार थाने की टीम मिलकर मामले की जाँच कर रही है।
बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। मरीज के रिश्तेदार से गाली गलौज करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के CMS AP सिंह को पद से हटा दिया गया है। DM के आदेश पर एक कार्रवाई हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सिकंदराबाद CHC के आरोपी CMS को पद से हटाकर जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया और पूरे मामले की जांच ACMO को सौंप दी है। मरीज के रिश्तेदार ने आरोपी CMS की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। दरअसल CMS AP सिंह का गाली गलौज वाला ऑडियो वायरल हो गया था। इस ऑडियो में एक मरीज के रिश्तेदार ने उनके एक डॉक्टर से शिकायत की थी, जिस पर CMO साहब की कार्रवाई के बाद कल रात 9 बजे मेरे पास धमकी भरे फ़ोन आने शुरू हो गए। डॉक्टर साहब ने, जो यहाँ के AP सिंह है, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एक्शन हुआ है। सावधान, साहब बावर्दी हैं, लेकिन हाथ में ड्यूटी रजिस्टर नहीं बल्कि शराब की बोतल है। ड्यूटी करते करते शायद थक गए हैं तो गले को तर कर रहे हैं। बस 2 बूंद अंदर जाते ही साहब तो तर हो गए, लेकिन कंधे पर सजे सितारे शर्मिंदा। चमकीले सितारे सोच रहे होंगे कि क्या इसलिए दरोगा जी के कंधे पर सजे हैं कि वर्दी और सितारों की गरिमा ही गिरा दें। तस्वीरें प्रयागराज के शंकरगढ़ थाने की हैं। दरोगा रजनीश कुमार सिंह दीवार की आड़ लेकर पता नहीं कौन सा गम गलत कर रहे हैं, लेकिन साहब की करतूत किसी ने वीडियो में कैद कर ली। मामला खुला और फिर कप्तान ने उनकी वर्दी और सितारे भी उतार दिए, साथ में नशा भी। दरोगा अब थाने के बजाय सस्पेंड होकर घर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम तेज हो गया है। मंदिर निर्माण के लिए जमीन के समतलीकरण का काम पूरा हो चुका है। अब खंभों की पाइलिंग की जा रही है। मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में तराशे जा रहे पत्थरों को जल्द ही निर्माण स्थल तक लाया जाएगा। इसके लिए 2 रास्ते तय किए गए हैं। पत्थरों को लाने के दौरान स्थानीय लोगों को कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। दोनों तरफ जो है, एक तरफ ट्रैफिक की समस्या जो है लगातार रहेगी और दूसरी तरफ जो है ट्रैफिक हल्की फुल्की रहेगी, उसको बंद किया जा सकता है। तो इस प्रकार से राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर में पत्थरों को पहुंचाया जा सकता है। कार्यशाला में तराशे गए पत्थरों को ग्राउंड फ्लोर के निर्माण में लगाया जाएगा। पहली मंजिल के लिए पत्थर मंदिर परिसर में ही तराशे जाएंगे। इसके लिए परिसर में कार्यशाला बनाई जाएगी। एक मंजिल का काम यहाँ रखा हुआ है, पूरा हो गया है। ये पत्थर वही नींव कूदेगी, ये पत्थर वहाँ पहुँचेंगे। दूसरी मंजिल का काम वही जन्मभूमि परिसर में ही होगा। इसी की नक्काशी बक्काशी जो कुछ होगा, मशीनें भी वहीं लगेगी। मंदिर निर्माण के लिए 3 खंभे पाइलिंग के साथ तैयार हो चुके हैं। चौथी पाइलिंग की तैयारी चल रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी सेंटर को LDA ने बेचने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। LDA ने जेपी सेंटर की कीमत 1642 करोड़ 83 लाख रुपए आंकी है। इस सेंटर का निर्माण 2012 में शुरू हुआ था और अब तक इस पर 881 करोड़ 36 लाख खर्च हो चुके हैं। इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 103 लग्जरी कमरे, 7 स्वीट, हेल्थ सेंटर, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल के साथ साथ हेलीपैड भी है। इसके अलावा 2000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला हॉल भी है। एक ऑडिटोरियम, मल्टी लेवल पार्किंग और कई बड़े सेमिनार हॉल हैं। खेलने के लिए लॉन टेनिस कोर्ट और स्क्वॉश कोर्ट भी शामिल है। जेपी सेंटर में बनी म्यूजियम में जयप्रकाश नारायण से जुड़ी चीजें मौजूद हैं, लेकिन अब लखनऊ विकास प्राधिकरण जल्द ही से बेच देगा। ऐसे में देखना ये होगा LDA के भेजे गए प्रस्ताव पे कब मोहर लगती है, साथ ही इसके लिए क्या दिशा निर्देश मिलते हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 लखनऊ। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के बॉलीवुड पर इस्लामीकरण के आरोपों पर मुरादाबाद के शहर इमाम ने मामले में राजनीति न करने की सलाह देते हुए इसे लड़के लड़की का निजी मामला बताया है। इमाम ने कहा कि हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग बड़ी मोहब्बत से एकजुट होकर रहते हैं। इससे पूरी दुनिया में एक अच्छा संदेश जाता है। इसको राजनीति में या धार्मिक मामले नहीं लेना चाहिए। जो हो वो उनका मामला है। मैं उन्हीं के गार्जियन से, उनके वालिदैन से, लड़का लड़की से अपील करता हूँ कि वो अपना इस बात को देखें और इस किस्म के लड़के लड़के जो क्या नाम है आपस में लव जिहाद हो रहा है या क्या नाम किसी किस्म की और बात हो रही है, उन पर कंट्रोल करें। शहर इमाम ने कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता में कोई मतभेद नहीं है। कन्नौज के बीजेपी सांसद को अपने आरोप वापस लेने चाहिए। आपको बता दें, सुब्रत पाठक ने बॉलीवुड के मुस्लिम अभिनेताओं का नाम लिए बगैर कहा था कि ये लोग देश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 65 साल के अंगड़ी
कोरोना वायरस से संक्रमित थे। सुरेश अंगड़ी के अचानक निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। पीएम मोदी ने अंगड़ी के अचानक चले जाने पर शोक व्यक्त किया। सुरेश अंगड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वो एक समर्पित सांसद और प्रभावी मंत्री थे, जो पूरे स्पेक्ट्रम में प्रशंसा के पात्र थे। उनका निधन दुखद है। इस दुख की घड़ी में मेरे विचार उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह से दुख व्यक्त किया है। कर्नाटक के बेलगावी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद सुरेश अंगड़ी 16वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अंगड़ी ने 11 सितंबर को ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की खबर दी थी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की खुदरा कारोबार करने वाली कंपनी रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेश हुआ है। अमेरिकी कंपनी केकेआर ने रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ का निवेश किया है। इस करार के तहत केकेआर को रिलायंस रिटेल में 1.28% की हिस्सेदारी मिलेगी। केकेआर ने 4,21,000 करोड़ के वैल्यूएशन पर ये निवेश किया है। केकेआर की ओर से रिलायंस में ये दूसरा निवेश है। इससे पहले केकेआर जियो में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। केकेआर के निवेश पर RIL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा है, मैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स में एक महत्वपूर्ण निवेशक के रूप में केकेआर का स्वागत करता हूं, प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। हर भारतीय के लाभ के लिए हम भारतीय रिटेल इकोसिस्टम को विकसित करने और बदलने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। हम अपनी डिजिटल सेवाओं और रिटेल बिजनेस में केकेआर के ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्री नॉलेज और ऑपरेशनल एक्सपर्टीज का लाभ लेने को तैयार हैं। रिलायंस रिटेल में किसी भी कंपनी का ये दूसरा बड़ा निवेश है। रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने देश भर में फैले 12,000 से ज्यादा स्टोर्स में सालाना करीब 64 करोड़ खरीदार आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला रिटेल बिजनेस है।